मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे, और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गांव-गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। You have a very high threat profile. Of course. But the government has given you no security. No, ये सरकार की लापरवाही नहीं है? सरकार चाहती है साले कोई मारते इसको। और आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। प्रधानमंत्री जी, who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed। ऑफ कोर्स ही इज इल। मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत चीज़ें। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज़्यादा हैं। कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। अच्छा, वैसे मेरे पे कुछ है नहीं, मैं फकीर आदमी, किराए के मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। और उनका जो एकमात्र संकल्प था, आदिवासियों के हित में काम किया जाए। यही वजह थी कि जितने भी झारखंड में नेता हुए, वो शिबू सोरेन यानी गुरुजी के सानिध्य में बनने वाले नेता थे। आपको जो बता दें कि आज यानी 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, और इस बात की मेडिकल के तौर पे भी पुष्टि कर दी गई है कि उनको काफ़ी समय से लीवर की प्रॉब्लम थी। उम्र होने के साथ साथ ऐसी गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त थे कि उनका बीमारियों से लड़ते लड़ते निधन हो गया। हाल में ही वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। जब वो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, तब के कार्यकाल को लेकर वर्तमान की केंद्र सरकार उनको काफ़ी परेशान कर रही थी। उन पे सीबीआई की जांच बैठी हुई थी। इन्हीं सब बातों को लेकर वो मानसिक रूप से काफ़ी त्रस्त थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्यपाल मलिक 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले वो चौधरी चरण सिंह के काफ़ी करीबी थे। और ये भी बात जानकारी में, वो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का भी पद संभाल चुके थे। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा।
कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे वो इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सत्यपाल मलिक अपने पद से रिटायर हुए, उसके बाद से उनको मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़नाएं मिलने लगी थी। कारण ये था कि जो जम्मू कश्मीर में जब वो राज्यपाल के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने एक घोटाले के बारे में सरकार से कहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके खिलाफ में सीबीआई की जांच भी कराई थी। उस मामले को लेकर केंद्र सरकार इस समय सीबीआई की जांच कर रही है और उसमें उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी नामजद किया हुआ था। अब दिलचस्प बात यह है कि जिन घोटाले को लेकर सत्यपाल मलिक ने अपनी तरफ से एक केस दर्ज कराया था, उसी मामले में उनको नामजद करके अब उनकी जांच चल रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो राम मनोहर लोहिया में अपना इलाज चलवा रहे थे और इलाज के दौरान ही सीबीआई के जांच के नोटिस उनके पास पहुंचे। इस तरीके से माना जा सकता है कि केंद्र सरकार अब वो अपना जो सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो वाद विवाद हुआ था, या जो आपसी जो खटास थी, उसको लेकर केंद्र सरकार अब सत्यपाल मलिक को टॉर्चर कर रही थी, ये ऐसा लोग कहते हैं। जब से वो रिटायर हुए दिल्ली में, उनको एक 2 रूम का फ्लैट अलॉट किया गया था। सुरक्षा के नाम पर उनके पास एक पुलिस वाला होता था। सबसे बड़ी बात थी, जब देश में धारा 370 हटाई गई, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ही थे। उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा था, लेकिन इस बात को नकारते हुए, इस बात को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हटा ली थी। इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच में काफ़ी अनबन रही है। आपको याद होगा कि जब देश के किसान 3 काले कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन कर रहे थे, मोर्चा ले रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी से सत्यपाल मलिक ने उनको जाकर ये समझाने की कोशिश की थी कि ये किसान लोग हैं, जाट लोग हैं, इनसे आप पंगा मत लीजिए, इनके मैटर को सुलझाने की कोशिश कीजिए, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच में वार्ता सफल नहीं हो सकी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप सीधे डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपकी तरफ से किसानों से बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस आंदोलन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 750 किसान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और आप उनके प्रति एक भी संवेदना के 2 बोल भी आपने नहीं बोले।
तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि कौन मेरे लिए मर गए। इन सब बातों का जब रिटायर हो गए, सत्यपाल मलिक रिटायर हो गए, तब वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में सामने आ गए और जगह जगह जाकर उनके खिलाफ में प्रचार प्रसार करने लगे। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी और सत्यपाल मलिक अब एक नदी के दो किनारे हो गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ में सत्यपाल मलिक सब जगह जाकर ये प्रचार करते रहे और उन्होंने पुलवामा कांड के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही दोषी बताया। उन्होंने कहा कि जब फौज को वहाँ से गुजरना था पुलवामा से, तब उन्होंने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर प्लेन की मांग की थी, जो कि केंद्र सरकार ने उसको देने से मना कर दिया। कह मेरी जानकारी में तब आया, ये तो बाद में पता चला कि फौजी प्लेन से जाना चाहते थे, लेकिन सरकार के मना करने पर मजबूरन उनको पैदल होकर जाना पड़ा, यानी सड़क के मार्ग से होकर उनको फौजी ट्रकों में भर के भेजा गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच में बड़ी कड़ी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस बात को लेकर पूरे देश में घूम कर 2019 के चुनाव में प्रचार किया, पुलवामा को लेकर शहीदों के नाम पर वोट मांगे। ये बात रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है। ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफ़ी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही काफ़ी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आज़ादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था और लोग करते थे उसको उस तरह, फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में जब थे जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में खास तौर से बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उनकी पहले से आधी से भी कम सीटें रह गईं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोनों ने मिलकर 43 सीटों पर कब्जा किया। इस तरीके से सत्यपाल मलिक का लोगों के बीच में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ में भाषण देना, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करना, इस बात का भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात से चिढ़े हुए प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे थे कि किसी तरीके से सत्यपाल मलिक की आवाज़ शांत कर दी जाए, लेकिन वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आसपास के जिस तरीके से ज़िलों में वो जा सकते थे, जहाँ पे जाट बाहुल क्षेत्र था, उन्होंने जाकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में जाकर जमकर प्रचार किया।